इस दुनिया में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं जिनमें अधिकतर सीधा सादा जीवन बिताकर यहाँ से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन ऐसी भी हस्तियां इस धरती पर आती हैं जो अपनी बौद्धिक सलाहियतों एवं अथक प्रयासों से जमाने के खौफनाक हालात का रुख मोड़ देते हैं और गरीबी तथा अभाव के धुंधलके से निकलकर इज्जत और शोहरत की ऊंचाइयों पर चमकते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही एक सितारा झारखंड के क्षितिज पर प्रकाशमान हुआ है, जिसे जमाना अमानुल्लाह के नाम से जानता है। श्री अमानुल्लाह की जिंदगी के तहदार पहलुओं से पर्दा उठाते ही हमें ये सहज ही मालूम हो जाता है कि इनके जीवन का एक एक लम्हा संघर्षों से भरा रहा है। अमानुल्लाह ने लोहरदगा के अमला टोली में एक ऐसे गरीब परिवार में अपनी आंखें खोलीं जो हमेशा से अभाव और तंगदस्ती की शिकार रही थी। अभी इनकी उम्र सिर्फ 11 वर्ष की ही थी कि अपने घर के रोजगार का हिस्सा बनने का बीड़ा उठा लिया और एक मासूम बच्चा अपने खेलने कूदने और शिक्षा प्राप्त करने की उम्र में लोहरदगा के हाट में झाड़ू और सूप वगैरह बेचने में लग गया। अब हम बात करना चाहेंगे इनकी बुनियादी शिक्षा की। अमानुल्लाह की शैक्षणिक यात्रा मदरसा दीनिया रशीदिया से शुरू हुई। इसके बाद मदरसा इस्लामिया कुरैशिया में दाखिला कराया गया और इसके साथ साथ दुनियावी शिक्षा के लिए गिरिवर शिशु सदन नाम का एक निजी विद्यालय में भी दाखिला करा दिया गया। अमानुल्लाह ने इस स्कूल में तीसरी दर्जे तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद राजकीयकृत मध्य विद्यालय पावरगंज में दाखिला लिया, जहां इन्होंने 6ठे दर्जे तक की शिक्षा प्राप्त की। इस विद्यालय में आने के बाद अमानुल्लाह कुछ और होशमंद हुए और जमाना को समझने लगे और ये शिद्दत से महसूस करने लगे कि शिक्षा से ही गरीबी और अंधकार को दूर किया जा सकता है। जब हम पढ़ रहे थे लोहरदगा में तो हमको ये नहीं पता था कि हम आगे क्या करेंगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक धुन था कि हमको पढ़ना है। हमको पता चल गया था कि हम नहीं पढ़ेंगे तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने बड़े भाइयों को और अपने रिश्तेदारों को और अपने घर के तमाम लोगों को देख चुके थे कि नहीं पढ़ने से क्या होता है। इसी एहसास ने इन्हें शिक्षा की तरफ और अधिक ध्यान आकृष्ट कराया और मिडिल स्कूल में ही अमानुल्लाह अपने पढ़ाई के प्रति काफी गंभीर हो चुके थे। अमानुल्लाह ने राज्य के बड़े स्कूलों में दाखिला लेने के लिए तैयारी में जुट गए और नेतरहाट विद्यालय, सैनिक स्कूल तिलैया, संत इग्नासिस विद्यालय गुमला तथा संत जॉन्स स्कूल रांची इत्यादि में प्रवेश परीक्षाएं भी दी, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं का अनुभव न होने की वजह से ये सभी जगह नाकाम रहे। इस नाकामी से अमानुल्लाह और इनके माता पिता कुछ निराश जरूर हुए, लेकिन शैक्षणिक भविष्य को आगे बढ़ाने के जज्बे में कोई कमी नहीं आई। आखिरकार नदिया हिंदू उच्च विद्यालय लोहरदगा में दाखिला करा दिया गया। इस विद्यालय में अमानुल्लाह पूरी ईमानदारी और एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने लगे। मैट्रिक में इनकी अद्वितीय कामयाबी को देखते हुए कुछ शिक्षक और बुद्धिजीवी लोगों ने इन्हें साइंस कॉलेज पटना में एडमिशन लेने का मशविरा दिया और इस तरह आगे की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अमानुल्लाह पटना चले गए, जहां साइंस कॉलेज पटना में ISC में दाखिला तो मिल गया, लेकिन गरीबी और पैसे की किल्लत यहाँ भी रोड़ा बनकर सामने आया और इस वक्त घर वालों की हिम्मत और कोशिशों ने काफी साथ दिया। बहरहाल श्री अमानुल्लाह ने यहाँ भी अपने बौद्धिक सलाहियतों का बेहतरीन प्रदर्शन किया और 1988 में डिस्टिंक्शन के साथ ISC पास किया। इस कामयाबी से इनके आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी हुई और अब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना इन्होंने अपना मुख्य मकसद बना लिया, क्योंकि इनका निशाना शिक्षा की बुलंद मंजिल पर था और एक दिन उस शिखर तक पहुंचने का मौका मिल ही गया। यानी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में कामयाबी ने इनका कदम चूमा। गौरतलब हो कि एक ही समय में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में जैसे TS राजेंद्रा, रुड़की, IIT और अलीगढ़ में इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इन्होंने IIT को तरजीह दिया और खड़गपुर में BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया।
जब आईआईटी गए तो वहां पता चला कि मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप होता है, जहां पे पढ़ाई पूरी फ्री हो जाती है और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए पढ़ाई भी देती है। तो मेरे 4 सालों की आईआईटी की पढ़ाई कंप्लीटली फ्री हुई। अभी जो तकरीबन 2-2.5 लाख लगते हैं साल में, उस वक्त मुझे सिर्फ 400 रुपया साल में फीस के तौर पे लगता था। जब भारत सरकार मुझ जैसे आम बच्चे को दुनिया की एक बेहतरीन डिग्री 400 रुपये प्रति साल में दे सकती है, तो मेरा यह कर्तव्य बनता था कि हम आके भारत का खिदमत करें। और हम जितने साल बाहर रहे, ये सोचते रहे कि भारत ने मेरे लिए इतना किया है, मुझे भी भारत के लिए कुछ करना है। इसी सोच विचार से और इसी फर्ज को निभाने के लिए हम अमेरिका छोड़े और इंग्लैंड छोड़े और वापस इंडिया आए। अमेरिका में 10 वर्ष रहने के बाद 2005 में यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनकी शिक्षा प्राप्त करने की प्यास अब भी नहीं बुझी थी और इन्होंने अपनी डिग्री में बढ़ोतरी करने के लिए यूरोप के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके में एमबीए के लिए प्रयास किया और इन्हें सत्र 2005 से 2006 के लिए इस यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया। इस तरह 2006 में एक बार फिर कामयाबी ने इनका कदम चूमा और प्रथम श्रेणी से डीन्स लिस्ट के साथ एमबीए पास किया। यूरोप और अमेरिका की खुशहाल जिंदगी ने इन्हें अपने वतन की याद से एक लम्हे के लिए भी बेगाना नहीं होने दिया और विशेष तौर से अपनी जन्मभूमि झारखंड के लोगों की खस्ताहाली और बेवशी का मंजर इन्हें हमेशा बेचैन करता था। आखिरकार जनाब अमानुल्लाह अपनी मातृभूमि की खिदमत के लिए यूरोप और अमेरिका को अलविदा कहा और अपने देश की सेवा को जिंदगी का मकसद बनाकर 2006 में हमेशा के लिए भारत आ गए और विकास की नई परिकल्पनाओं तथा योजनाओं को अपने साथ लाए। गौरतलब हो कि विकास की इन परिकल्पनाओं को लेकर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान उपाध्यक्ष श्री माउंटेक सिंह अहलूवालिया से लंदन में एक मुलाकात के दौरान विचार विमर्श कर चुके थे। एक ऑक्सफोर्ड ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन में मेरी माउंटेक सिंह अहलूवालिया जी से मुलाकात हो गई। मेरे पास जॉब ऑफर्स थे अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी और इंडिया से भी। ऐसे जॉब ऑफर्स थे जिसमें हम पहले काम कर चुके थे। मेरा डिलेमा यह था कि हमको करना क्या चाहिए। हम आ रहे थे इंडिया, वापस इंडिया की खिदमत करने के लिए। मुझे लग रहा था कि अब वही जॉब जो हम अमेरिका में कर रहे थे वही जॉब करें, या कि कुछ जब ऑक्सफोर्ड से इतने लोगों से सीखे कि हम अपना रोल को एक्सपैंड करें। मेरी मुलाकात हो गई मिस्टर माउंटेक सिंह से और उनसे मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान का लोहरदगा का एक छोटे से शहर का लड़का हूं। नदिया स्कूल से पास करके आईआईटी से, फिर अमेरिका से अभी मैं ऑक्सफोर्ड में कर रहा हूं काम। फाइनेंस का नॉलेज है, स्ट्रेटजी ऑपरेशंस का नॉलेज है। मुझे इंडिया वापस आके इंडिया की खिदमत करनी है। इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया की ग्रोथ में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। आप मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी जगह है, क्या करूं जिससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर सकूं। तो वो इम्प्रेस्ड हुए और कहे कि ठीक है अमान, तुम अपना रिज्यूमे भेजो। एंड हम लोग मेरे ऑफिस में रिज्यूमे भेजो। 15 दिन के बाद ऑफिस से कॉल आता है कि हम अपने एक टीम को ऑक्सफोर्ड से प्लानिंग कमीशन ला सकते हैं और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की पीपीपी पॉलिसी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो पॉलिसी बन रही है, उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम एक टीम का फॉर्मेशन किए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। वहां पे अमेरिकन और कैनेडियन लड़कों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज रखते थे और अपने प्रोफेसर्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज रखते थे, उनके साथ मिलके एक प्लान करके फिर हम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आए और यहाँ पे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के पीपीपी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में साथ दिए। और ये तो हम 2006 की बात है, जब जुलाई अगस्त में हम 4 बच्चों के साथ, ऑक्सफोर्ड के 4 स्टूडेंट्स के साथ हम टीम लीड के तौर पे काम किए और यहाँ पे अपना रिकमेंडेशन दिए इंडिया की पॉलिसी पे और वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट भी हुआ। श्री अमानुल्लाह जब भारत वापस आए तो इनकी व्यस्तता भी काफी बढ़ गई थी। इन व्यस्तताओं से समय निकालकर अपनी जन्मभूमि झारखंड की सेवा करना भी इनकी जिंदगी का एक अहम मकसद बन गया है और विशेषकर गरीब और पिछड़े वर्गों की खिदमत में दिलो जान से लगे रहते हैं।
अपने क्षेत्र के पिछड़े लोगों के चौमुखी विकास के लिए इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट तैयार कर काम करना भी शुरू कर दिया है और इसके लिए श्री अमानुल्लाह ने कुछ बुद्धिजीवियों और सुधी नौजवानों को लेकर एक मजबूत टीम भी बनाया है। इस टीम ने सबसे पहले इस क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम किया, जिसके तहत सैकड़ों गांवों और कस्बों का दौरा किया गया। सर्वे रूपी इस दौरे के माध्यम से आम लोगों के बीच कभी सामूहिक तो कभी व्यक्तिगत तौर पर मिलकर बड़ी संजीदगी से विचार विमर्श किया गया। जब झारखंड अलग हो रहा था तो लोगों के पास एक एस्पिरेशंस था कि हमारे बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। झारखंड 2006 में इंडिया आने के बाद हम तकरीबन 200 से 300 गांव में विजिट किए, ये समझने के लिए कि झारखंड के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे हैं और लोगों के जो इश्यूज हैं और उनके एस्पिरेशंस हैं वो कैसे इश्यूज हैं। पिछले 4 सालों में जो झारखंड को हम देखे तो मेरी आंखें बिल्कुल फट गई। वो इसलिए कि जो इश्यूज 1995 में थी उससे बहुत ज्यादा इश्यूज अभी हो गया था। इधर 5 वर्षों में श्री अमानुल्लाह के हाथों सामाजिक सेवा के अनेक कार्य अंजाम पाए, जिनमें कुछ कार्यों की झलकियां इस तरह से है। इन्होंने गरीब तबके की लगभग 4 दर्जन लड़कियों की सामूहिक शादी 2008 और 2010 में संपन्न कराया। 200 से अधिक बेरोजगार छात्र छात्राओं के स्वरोजगार हेतु निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था, विभिन्न गांवों और कस्बों में रोजगार हेतु वर्कशॉप का आयोजन, लगभग 3 दर्जन शिक्षित बेरोजगारों को UID बनाने वाली निजी कंपनी में नौकरी की व्यवस्था, गरीब परिवारों को कंबल दान, मीडिया के क्षेत्र में रोजगार हेतु पिछड़े तबके के 25 छात्र छात्राओं को निःशुल्क तकनीकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, पिछड़े इलाकों में निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाना तथा दवाओं का मुफ्त वितरण। सियासी तौर पे बहुत सारी चीजें चलती हैं जो कि 1 महीने के लिए और आधे महीने के लिए लोगों को बेनिफिट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है यहाँ पे हम झारखंड में 4 साल में नहीं देख पाए हैं। लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके कैसे अपने बच्चों को और झारखंड के बच्चों को आगे करना है वो हम अभी तक नहीं देख पाए हैं। हम लोगों को अपने आने वाले जनरेशन्स के और नेक्स्ट जनरेशन्स के बारे में सोचना होगा अभी से, नहीं तो जिस स्थिति में हम अभी हैं उससे बहुत बदतर स्थिति में 10 साल के बाद पाएंगे। जो बच्चे अभी 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे बहुत यंग जुनून में हैं, जब उनको पता चलेगा कि 15 साल के बाद कुछ नहीं मिला तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और एक बहुत ही बड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगा बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और अभी आपका 25 साल से बच्चे भारत में तकरीबन 50% हैं। यही बच्चे जब उनकी भी शादी होगी तो ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का वो भारत को के लिए एक बहुत बुरा साबित होगा। अगर हम इन बच्चों को जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड मान रहे हैं, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को सही से अभी हम चैनलाइज नहीं करेंगे तो हम लोगों को आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। श्री अमानुल्लाह की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को देखने के बाद हमें खुद ब खुद एहसास होने लगता है कि श्री अमानुल्लाह केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि अपने आप में एक आंदोलन है और इनकी रचनात्मक सोच तथा पहल हमारी वर्तमान जरूरत है। इनकी शैक्षणिक योग्यता, साफ सुथरे किरदार तथा जमाने को शीघ्र समझने की क्षमता की बुनियाद पर आज हजारों लोग श्री अमानुल्लाह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इसके अलावा इनमें नेतृत्व क्षमता के साथ साथ सामाजिक सेवा के बेपनाह जज्बे भी मौजूद हैं। इसलिए हर आम व खास दिल ही दिल में इन्हें अपना रहबर मानने लगे हैं।